एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने अपने लास्ट सेशन में दो सेशन में हमने देख लिया था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की स्टेट कैसी थी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड कि उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था। अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था। अपनी इंडिया हर प्रोडक्ट में, हर एफर्ट्स में अच्छा फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करी थी, जैसे कि कॉटन के क्लॉथ, जूट के क्लॉथ, सिल्क के और वुडन के आर्टिकल्स। इनकी दुनिया में वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे और इनकी ऑल ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर में कौन सी पॉलिसी अप्लाई की थी दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था? उनका क्या मोटिव था? वो हमारी इंडिया में से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहीं से फिनिश्ड प्रोडक्ट मशीन से बना के हमारी इंडिया में लाके क्या करते थे? सेल करते थे, जिसके कारण हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। जो वो पॉलिसी को थे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। क्या वो हमारे यहाँ से क्या एक्सपोर्टर बन गए थे? सिर्फ यहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल कहाँ पे प्रोवाइड करना था? ब्रिटेन में भेजना था, ब्रिटिश कंट्रीज में भेजना था। और किस तरह का रॉ मटेरियल? जैसे यहाँ से वो कॉटन ले जाते थे और वहां से फाइन कॉटन के कपड़े लाके यहाँ पे सेल करते थे, जूट ले जाते थे, सिल्क ले जाते थे, यहाँ से वुड ले जाते थे और वहां से उनके अच्छे अच्छे फॉर्म्स में उसको कन्वर्ट करके हमारी इंडिया में आके सेल करते थे। तो हमारी इंडिया सिर्फ एक्सपोर्टर बन गया था। अब उनके पास फिनिश गुड्स तो पड़ी नहीं थी, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल उधर चला जाता था। हमारे पास जस्ट क्या रहता था? वहां से ही हमें फोर्सफुली फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगवाने पड़ते थे। और प्लस इसमें एक और बात थी, जो तो रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था उस पे हम कोई भी उनको टैक्स पे करना, टैरिफ ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन बाहर से जो हम इंपोर्ट करते थे, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनवाते थे, उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी वो कौन सी थी? बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी। सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हम ये बात कर चुके हैं पहले भी ऊपरले पॉइंट में कि यहाँ से रॉ मटेरियल वहां पे जाता था और वहां से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होके हमारी इंडिया में वापस आती थी। तो उनकी यहाँ पे क्या बन गई थी? पूरी की पूरी मोनोपोली बन गई थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पूरा एक ही पर्सन का कंट्रोल है। जैसे कि एक एरिया है, अगर किसी एरिया में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे वहां के एक ही मनियारी की शॉप है, तो उसकी पूरी मनियारी की शॉप पे वहां पे क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। वो किसी भी कस्टमर से कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि अगर वहां पे 4-5 दुकानें होंगी तभी कंपटीशन होगा। लेकिन वैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमें फिनिश्ड गुड्स सिर्फ कौन प्रोवाइड करता था? ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करता था। इट मीन्स उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे पूरी की पूरी मोनोपोली कर रही थी। ट्रेड के रिगार्डिंग एक्सपोर्ट भी कंडीशन वही डिसाइड करते थे और इंपोर्ट की डिसीजन भी वही डिसाइड करते थे। इसके बाद उन्होंने अपना फॉरेन ट्रेड अच्छा बनाने के लिए एक स्यूज कैनल बनाई थी, जो कि डायरेक्ट इंडिया से कहाँ पे जाती थी? ब्रिटेन तक पहुंचती थी। पहले जो रूट था, इंडिया के साथ सेंटर में कौन सी कंट्रीज आती थी? अफ्रीकन कंट्रीज। लेकिन उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट रूट बना लिया था बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन। यह किसने किया था? 1869 में। और 50% तो जो हमारा ट्रेड होता था वो किसके साथ होता था? ग्रेट ब्रिटेन के साथ होता था। और 50% फिर किसके साथ होता था? जो छोटी छोटी और कंट्री थी, जैसे कि श्रीलंका, चाइना एंड पर्शिया। उसके बाद है सरप्लस ट्रेड नॉट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। ये नहीं कि हमें ट्रेड में से सरप्लस नहीं होता था, हमें एक्सपोर्ट के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा सरप्लस होता था। मींस हमारा ट्रेड किस में था? पॉजिटिव में था। लेकिन वहां से जो पैसा मिलता था वो सिर्फ कौन यूज करता था? ब्रिटिशर्स यूज करते थे अपने बेनिफिट के लिए। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस
वो डायरेक्ट हमारी सेल परचेज के साथ रिलेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे के साथ उनका हमारे बिजनेस में, फॉरेन ब्रिटिशर्स के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता था। टू फाइट द वॉर्स, जो भी इंडिया को सरप्लस होता था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता था, और वो पैसे के साथ वो क्या यूज करते थे, अपने वॉर्स के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए आर्म्ड खरीदते थे, उनके लिए खाने का पार्टिसिपेशन करते थे, उनकी वार्स में उनकी प्रैक्टिस के लिए पैसा खर्चते थे। देन ड्रेन ऑफ द वेल्थ, फिर उन्होंने ऐसे इन दोनों के कारण के साथ ड्रेन क्या होता है, हमारी इंडिया से पैसा कहाँ पे चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ड्रेन का मतलब है खाली कर देना, हमारा पैसा यहाँ से बाहर ले जाना, और इसी पॉलिसी को हम एक और पॉलिसी बोलते हैं, दैट इज द ड्रेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। कौन सी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ड्रेन पॉलिसी थी, इसमें क्या था, जो हमारा सरप्लस का पैसा था वो इंडिया को तो जरूर हो रहा था, लेकिन वो इंडिया में यूज नहीं किया जा रहा था। वो किसके बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता। इसका मतलब ब्रिटिश हमारे फॉरेन ट्रेड की जो हमारी कंडीशंस थी, इस पॉइंट से देख के हमें ये लगता है कि इंडिया की जो बैकवर्डनेस का ये सिंबल था, हम फुली वे से किन पे डिपेंड हो गए थे, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो गए थे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, हमें उनसे वहां से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। अगर हमारा सरप्लस भी होता था, जिसके कारण इंडिया में पॉवर्टी और इंक्रीज होती रही और लोगों को खाने के लिए पैसा प्रोवाइड प्रॉपरली नहीं हो रहा था। सेकेंड हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है, जिसमें हमारे डेमोग्राफिक फीचर्स को देखा जाता है, उनको बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड, जैसे उस टाइम पे हमारी कितनी बर्थ रेट थी, कितनी डेथ रेट थी, कितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। सबसे पहले बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल बोर्न एज पर 1000, कि 1000 के पीछे एक कंट्री में कितने बच्चे, कितने लोग बोर्न हो रहे हैं। वैसे कि हम डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि पर 1000 के पीछे कितने लोगों की डेथ हो रही है। ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई था। क्यों हाई था, क्योंकि हमारे इंडिया में जो हम ये बोल सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर वे से नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी की तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और जैसे कि उस टाइम पे हमारी जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 48। 1000 के पीछे कितने लोग बोर्न हो रहे थे, 48, और 40 लोग क्या थे, डेथ हो रहे थे। ये हमारा डाटा किसका है, डेथ रेट के साथ रिलेटेड। सेकंड है इन्फेंट मोरालिटी रेट। ये मोरालिटी रेट क्या होती है, इनफैक्ट क्या होता है, वो बच्चे जिनकी एज 1 ईयर से क्या होती है, कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोल सकते हैं। वो 0 से लेके 12 मंथ्स के बीच बीच बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। मोरालिटी मीन्स कितने बेबीज जो कि 1 ईयर्स के नीचे नीचे हैं जिनकी एज, और वो 1000 के पीछे कितने बच्चे की डेथ हो रही है। वो उस टाइम पे क्या थी हमारी 218 पर 1000, और आज प्रेजेंटली क्या है हमारी 37। तो देखो हमने अब कितनी इंप्रूवमेंट कर रही है। पहले न्यू बच्चे, न्यू बेबीज 218 पर 1000 के पीछे क्या हो रहे थे, मर रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। लेकिन क्योंकि सेम हमारी वहाँ पे सैनिटेशन, वाटर की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, मेडिकल प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, और लोगों में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। ये रीज़न था, और जिसके कारण हमारी इन्फेंट मोरालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि अप टू विच ईयर ए पर्सन कैन बोर्न ऑन ए एवरेज बेसिस, किस साल तक वो एवरेज बेसिस पे वो बंदा, उसकी एक्सपेक्ट है कि ही कैन लिव। उस टाइम पे हमारी क्या थी, 44 ईयर्स, ये भी बहुत कम थी। और लेकिन आज हमारी कितनी है, 68 ईयर्स। लास्ट है लिटरेसी। अब ये लिटरेसी रेट क्या होती है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एक पर्सन कितना पढ़ लिख सकता है उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। उस टाइम पे ये देखो सिर्फ 16% थी, जिसमें 7% किसका था, ये परसेंटेज थी फीमेल की। जैसे उस टाइम पे हमारी मेल और जेंडर बाइसनेस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं 60% मेल पढ़े लिखे टोटल थे, जिसमें सिर्फ 7% हमारी क्या थी, फीमेल्स थी। और इनका अगर हम देखें उस टाइम पे, तो हम ये देख सकते हैं इनका सभी का रीजन क्या है। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, वहाँ पे एपिडेमिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं थी। नेक्स्ट है एक छोटा सा क्वेश्चन एट अ पॉइंट, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। व्हाट इज नोन टू बी द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर 1921 इज नोन टू बी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको क्यों बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड,
जैसे कि इससे पहले क्यों हम रीजन क्या है, 1921 से पहले जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं थी। कभी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, कभी बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी, फिर इंक्रीज हो रही थी, फिर डाउन हो रही थी, मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ वाज नॉट स्टेबल। बट आफ्टर द ईयर 1921 जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ था इट वाज गोइंग टू बी द स्टेबल। इसकी जो बर्थ रेट है उसका एक प्रॉपरली हमारा चार्ट बनने लग गया था। और हम ये भी जान सकते हैं कि 1921 से पहले हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की कौन सी स्टेज पे थे, फर्स्ट स्टेज पे थे। लेकिन आफ्टर 1921 वी हैव बीन एंटर्ड इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल सेंसस। ये अब सेंसस क्या होते हैं, जब भी पॉपुलेशन कलेक्ट की जाती है, हमने देखा है कि हर साल हर 10 इयर्स बाद हमारी गवर्नमेंट पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट करती है कि कितनी पॉपुलेशन होगी इस टाइम में, कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है। तो इसमें सिर्फ पॉपुलेशन नहीं आती, पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड और भी बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, जेंडर, फीमेल, मेल, सेक्स, लिटरेसी, ये सारे जो पैरामीटर्स है इट इज इंक्लूडेड इन द सेंसस। और ये फर्स्ट टाइम कब कलेक्ट की थे, इन द ईयर्स 1881। और उसके बाद ये हर 10 इयर्स के बाद हम जो पॉपुलेशन सेंसस हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पर्सन। ऑक्यूपेशन क्या होता है, काम, number of person they are doing what type of business, they are engaged in which type of the activity for earning their livelihood। वो पैसा कमाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास 3 ऑक्यूपेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो जाता है हमारा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर है इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर, जिनकी हेल्प से हम फिनिश प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि कैटल वीविंग का काम हो गया, कैटल रेयरिंग का काम हो गया, फार्मिंग का काम हो गया, फिशरिंग का काम हो गया, ये सारे काम के लिए हम किसको यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। और उस टाइम पे 75% हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, मींस प्राइमरी सेक्टर में। सिर्फ 25% पॉपुलेशन थी जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। सेकेंड आया था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का इसमें कौन सी आ जाती है, हमारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जहाँ इनमें क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में जो उसको एज ए प्राइमरी क्या प्रोवाइड किया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, उनमें प्रोसेसिंग करके विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, प्लांट्स, उनको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उनको हम मार्केट में जाके सेल कर सकें। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक शुगर केन की फैक्ट्री है, शुगर केन की फैक्ट्री को हमने, वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है, उन्होंने किसको प्रोवाइड कर दिया, इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दिया। फिर उस हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से शुगर केन से हम क्या निकालते हैं, शुगर निकालते हैं, वो वगैरह क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंड और थर्ड हमारा है कि टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम और क्या बोलते हैं, अपना सर्विस सेक्टर। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। अब हमने सामान बना लिया, अब मैंने सामान फैक्ट्री में से कंज्यूमर के पास भी तो पहुंचाना है, इस जगह से प्रोडक्शन से लेके उसको उस जगह पर पहुंचाना है जहां पे उसको सेल किया जा सके। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, हमारा टर्शियरी सेक्टर। इसमें हमारा क्या आता है, ट्रांसपोर्ट आ जाती है, बैंकिंग सर्विसेज आ जाती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज आ जाती है, आफ्टर सेल सर्विसेज आती हैं, ये सारा हमारा क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। लेकिन उससे जो हमें आउटपुट मिल रही थी वो सिर्फ कितनी मिल रही थी, 52% मिल रही थी, जिसके कारण कि जो हमारे सेक्टर की ग्रोथ, हमारी इंडिया की ग्रोथ, वो क्या थी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। इंडिया अभी भी टर्शियरी सेक्टर में तो अभी ये कुछ अचीव कर चुकी है, हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री मानी जा रही है। डेवलपिंग कंट्री क्यों मानी जा रही है, क्योंकि अभी इंडिया स्टिल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि हम अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो सकते हैं।
और उसके बाद आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर थे, क्या क्या उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। जैसे कि फर्स्ट की उन्होंने क्या कराई थी, रोड्स। रोड्स किस लिए प्रोवाइड की थी, ताकि रॉ मटेरियल को दूर दूर जगह तक पहुंचाया जा सके जहां पे उनकी जरूरत है जब ब्रिटिशर्स। लेकिन जो रोड्स थी उनका मेन यूज हम किस लिए कर लेते हैं, आर्मी के लिए यूज करते हैं, जो उनको उनके मतलब के रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। और वो भी क्या थी, जो वेदर जब खराब होता, जैसे जब कोई रेन आ जाती थी या फ्लड आ जाता था, अर्थक्वेक आ जाता था, वो रोड्स क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी, हम उनको यूज नहीं कर पाते थे। सेकेंड है रेलवेज। बेस्ट कंट्रीब्यूशन कौन सी रही है, रेलवेज की। और हमने लास्ट सेशन में देखा था कि रेलवेज कब स्टार्ट हुई थी, 1850 में स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट रेल कब चली थी, 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाना। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेलवे ने की थी। इन्होंने सारे ज्योग्राफिकल एरिया के जितने भी बैरियर्स है वो खत्म कर दिए थे, और यहाँ का सामान दूसरे देश तक, दूर तक पहुंचाने तक चीप रेट पे जो कौन सा था, रेलवेज था। इसके अलावा फेमिन की कंडीशंस को भी इसने बहुत ज्यादा हद तक इसको कंट्रोल किया था। देन एयर एंड वाटर। एयर और वाटर भी उन्होंने स्टार्ट किए थे, जिसमें कि वाटर में उन्होंने कौन सा कैनल स्टार्ट किया था, हमने पहला भी देखा है, स्यूज कैनल किया था इन 1869। लेकिन इसमें भी जो हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। एयरवेज में उन्होंने JRD टाटा 1932 फ्लाइट स्टार्ट की थी, लेकिन ये भी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बंद हो गई थी जल्दी, और इनसे भी इनका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। आजकल तो कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, फैक्स है, फोन है, मोबाइल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, व्हाट्सएप है, बहुत कुछ है। लेकिन उस टाइम पे केवल सिर्फ और सिर्फ दो मेथड थे। एक हमारा था टेलीग्राम, दूसरा क्या है, पोस्टल। पोस्टल सर्विसेज तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो टेलीग्राम था इसकी हमें बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा था। और इसको किस लिए यूज किया जाता था, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। इसके बाद छोटा सा टॉपिक आया था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, ये पॉइंट्स हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने हमारा कौन सा लुक चेंज किया था, कमर्शियल आउटलुक चेंज किया था। पहले जो लोग एग्रीकल्चर में फार्मिंग करते थे वो कौन सी थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन अब उन्होंने उनका आउटलुक चेंज करके कौन सी कर दी थी, कमर्शियल, जिसमें हम चेंज हो गए थे फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, कि वो चीज की प्रोडक्शन करते थे जिनको सेल करके हमें कुछ ना कुछ क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता है, जिसके कारण हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के फार्मर थे वो क्या होते थे, सेल्फ सफिशिएंसी उन्होंने अचीव कर ली थी। मींस फूड ग्रेन्स के लिए उनको किसी और चीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। सेकंड हमारे पास उनका क्या था, उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे स्टार्ट की थी, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली थी। देन कम्स हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, कम्युनिकेशन के साथ भी बहुत सारा बेनिफिट्स हुआ था। उन्होंने अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया था, और किसी ना किसी ढंग से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ था। मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनाए थे, लेकिन ये तो उनके अपने बेनिफिट के लिए। ये था हमारा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें कुछ डेट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि हमारा स्यूज कैनल हो गया, ये कब लॉन्च हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, 1921। इससे पहले हम फर्स्ट स्टेज पे थे, अब किस में एंटर कर चुके हैं, सेकंड स्टेज पे। इसका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो गई थी, एक स्टेबल हो गई थी। उसके बाद हम ऑफिशियल सेंसस कब कलेक्ट किए थे, 1881 में। सेंसस क्या होते हैं, इसमें सिर्फ पॉपुलेशन नहीं आती, इसमें और पैरामीटर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। और इस कल हमने की थी एक टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। ये कब स्टार्ट हुई थी, 1907 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1755। होप है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।